हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको कल मैंने बताया था कि आज 10th क्लास की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की शुरू करेंगे। और कल हमने जो है 9th क्लास के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया था। उसके जो है 4 लेक्चर बने थे। और दोस्तों, जैसा आपका सपोर्ट मिल रहा है तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि आप उसे पूरे डेडिकेटेड होकर जो है चीज़ों को समझ रहे हो। और मैंने आपसे एक बात ये बताई थी कि ये जो दोस्तों एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है तो ये आपके लिए कितनी यूजफुल होगी। चाहे आपका वनडे कोई एग्जाम हो, पैट का एग्जाम हो। जैसे पैट आपके पास प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यूपी गवर्नमेंट में, यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्जाम है उनके लिए नोटिफिकेशन आया है। उसमें खुद मेंशन किया गया है कि जो क्वेश्चन होंगे जीएस के वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी के बेसिस को अच्छे से क्लियर करा बेसिक को, तो दोस्तों आप उसमें बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई मन में झिझक नहीं होनी चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ते हुए। अब इस सीरीज में हम इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं दोस्तों? जैसे अभी तक 9th क्लास की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट की है तो उसमें लेक्चर काफी लॉन्ग हुए। लेक्चर आपके पास काफी लॉन्ग हुए और उसमें हमने जो है दोस्तों कि सभी चैप्टर को काफी ब्रीफली डिस्कस किया। लेकिन इस बार जो हम प्रयास कर रहे हैं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी को जो हम शुरू करेंगे दोस्तों, तो उसमें हम ये करेंगे कि टॉपिक वाइज चीजों को कवर करेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी आपके पास 5 अध्याय है, जैसे 10th क्लास के में 5 चैप्टर हैं, तो इन चैप्टरों को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। कि उससे क्या होगा, हमारे टॉपिक वाइज एक तो क्लियरिटी हो जाएगी माइंड में, और टॉपिक वाइज हम करेंगे तो उसमें हमारा लेक्चर भी छोटा होगा और उससे हमें सीखने भी ज्यादा मिलेगा। और आपका जैसे आपके पास कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास टाइमिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो टॉपिक वाइज जब चीजें होंगी तो हर बच्चा जो है अपने टॉपिक को क्लियर कर सकता है छोटा लेक्चर समझकर। क्वालिटी वही रहेगी कंटेंट की, समझाने का प्रोसीजर भी वही रहेगा। बस हमें क्या है, टॉपिक को अच्छे से समझना है और उससे अपनी नॉलेज में कैसे एडिशन हो ये समझना है। तो इसलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10वीं क्लास की आज की जो एनसीईआरटी है। बस आप इन लोगों से यही मेरी जो रिक्वेस्ट है कि चीजें को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। आप खाना पूर्ति मत करो, लेकिन चीजों को अच्छे से जो है कंप्लीट करो। यही अपनी कोशिश रहेगी कि टॉपिक वाइज हम चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। और आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो या आपका पीसीएस का एग्जाम हो या आईएएस का एग्जाम हो, जब टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर होंगी तो आप उसमें बेहतर कर सकते हो और अपनी नॉलेज में एडिशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की जो सीरीज है 10th क्लास की एनसीईआरटी को। तो इसमें हम आपके पास 5 चैप्टर है। इसमें आपके पास दोस्तों 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टर में भी 5 चैप्टर में आपके पास देखो पहला चैप्टर क्या आपके पास क्लास, अगर हम 10th की एनसीईआरटी की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपके पास 5 चैप्टर हैं। चैप्टर कह सकते हैं, टॉपिक भी कह सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है डेवलपमेंट, विकास। दूसरा आपका टॉपिक है दोस्तों जिसे हमें पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी इकोनॉमी की जो क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक बनता है आपका मुद्रा और साख, यानी कि मुद्रा को पढ़ेंगे हम, मुद्रा और साख इन्हें पढ़ेंगे। और चौथा टॉपिक आपका उपभोग, पांचवा टॉपिक उपभोक्ता, उपभोक्ता अधिकार।
हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो इन 5 चीजों पे हम पढ़ने वाले हैं इस 10th क्लास के एनसीईआरटी में। और आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट को हम बेहतर तरीके से समझ पाए और वहां से कुछ सीख पाए वहां से, ठीक है नहीं, एग्जाम में आपके लिए जो यूजफुल हो सकता है। तो अच्छे से हम डेवलपमेंट के मुद्दे को समझेंगे कि वास्तव में डेवलपमेंट है क्या और उसकी समझ क्या है। क्या आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट कहा जाएगा या और भी उसकी डायमेंशन हो सकती है, यानी कि हम हर मुद्दे पे बात करेंगे, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके पास आज का जो एनसीईआरटी की सीरीज है 10th क्लास की, उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमें देखना है चलो मैं आगे बढ़ता हूं फिर, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ओके। एनसीईआरटी का जो इसका मेन है कि आर्थिक विकास की समझ, हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दोस्तों उसकी समझ इसमें जो है समझेंगे। और जो उसके इकोनॉमी के क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, उन पर बात करेंगे। मुद्रा और साख पे बात करेंगे। और आपका जो उपभोक्ता अधिकार हैं हम उन पे बात करेंगे। तो इसी टाइप से हम जो है सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज करेंगे। वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है कि आप टॉपिक को कम समय में अच्छे से समझ पाओगे और उससे अपनी नॉलेज में एडिशन कर पाओगे। तो पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, डेवलपमेंट। तो पहला टॉपिक आपका डेवलपमेंट। दोस्तों डेवलपमेंट क्या होता है, आप किस चीज को डेवलपमेंट कहोगे? तो एक बार अपने आप से अगर क्वेश्चन करें तो केवल क्या देश की अर्थव्यवस्था का बढ़ना, ये 5 टॉपिक हैं, इन्हें हम कवर करेंगे। पहला डेवलपमेंट, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तीसरा मुद्रा और साख, और चौथा आपका है उसमें, ये मैंने मुझे लगता है शुरू में बताना भूल, मतलब ये नहीं बताया, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये आपके पास है चौथा अध्याय, तो इसे हम कवर करेंगे। और हम एक कवर करेंगे 5वां जो टॉपिक आपका उपभोक्ता अधिकार। तो इन सारे टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो यहाँ जहां मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ एक बार और देख लेते हैं, उसे भी वहां भी सही कर लेते हैं। हाँ वो हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक विकास, दूसरा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तीसरा मुद्रा और साख। तो आज हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक के बारे में, विकास के बारे में। तो दोस्तों डेवलपमेंट क्या होता है, किसी भी देश के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वहां की जीडीपी का बढ़ना, कोई भी देश है अगर वहां की जीडीपी बढ़ रही है तो हम ये कहेंगे ग्रोस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी, अगर वो बढ़ रही है तो हम कहेंगे वो देश जो है डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। डेवलपमेंट की डायमेंशन अलग अलग हैं। वो हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए जो चीज डेवलपमेंट हो तो वही दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं हो। तो डेवलपमेंट की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं हर व्यक्ति के लिए। दोस्तों डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हैं। तो अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज है कि जीवन कैसा जीना चाहते हैं आप, आपके हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो क्या है। किसी के लिए डेवलपमेंट केवल इतना हो सकता है कि उसे 2 टाइम की रोटी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, उसके लिए डेवलपमेंट ये है। तो वहीं किसी के लिए डेवलपमेंट ये है कि वो कोई वाहन खरीद पा रहा है अपने लिए। किसी के लिए डेवलपमेंट इतना है कि वो अपने जो उद्देश्य हैं, जो गवर्नमेंट जॉब उसे मिल पा रही है।
तो उसे लगता है कि मेरा विकास हुआ। और किसी के लिए डेवलपमेंट ये है दोस्तों कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से डेवलप कर पा रहा है। तो अलग अलग डायमेंशन हैं डेवलपमेंट के आपके पास। और इसमें यही बात दी हुई है कि जब आप इकोनॉमी में जाते हो, जीवन में आपके पास सीखते हो जो भी, तो अतीत से प्रभावित होता है। मतलब जो हमारा आपके पास इतिहास है, वहां से हम जिन चीजों को सीखते हैं और हम ये देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट का जो है इतिहास आगे आगे बढ़ा। जैसे पहले अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो पहले मानव ने मतलब मांस को वैसे खाता था कच्चा, लेकिन जैसे आग का विस्तार हुआ तो वो मांस को भून कर खाने लगा, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये हुआ। फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट की भी डायमेंशन बढ़ती रहती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों किसी देश के बारे में, तो अगर हमें डेवलपमेंट की बात करनी है तो उसके कई अलग अलग मतलब डायमेंशन है। एक तो आपके पास जैसे यहाँ दिया हुआ है कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य है, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग हो सकती है। अगर किसी कंट्री की बात करें तो किसी कंट्री में आपके पास डेवलपमेंट है तो अगर उस कंट्री की जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये आपके पास जीडीपी अगर हाई जा रही है तो वो देश अपने आप को डेवलप कहलवाना पसंद करता है। वो देश कहता है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अगर जीडीपी आपके पास हाई है तो जीडीपी बढ़ रही है तो ठीक है नहीं, बढ़ रही है तो वो कहता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या वास्तव में दोस्तों ये डेवलपमेंट है? क्या इस डेवलपमेंट से सब लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं? हम इन चीजों को समझेंगे इसमें, ठीक है नहीं। तो हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग लक्ष्य है। किसी जैसे भूमिहीन मजदूर है तो उसके लिए केवल डेवलपमेंट इतना है कि उसे पर्याप्त मात्रा में बेहतर मजदूरी मिलती है, उसके बच्चों को जो है अच्छे स्कूल में मतलब शिक्षा मिल रही है और उससे कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाता। तो उसके लिए डेवलपमेंट ये है। अगर पंजाब में हम समृद्ध किसानों की बात करें तो उनकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, इससे वो अधिशेष प्राप्त कर रहे हैं और उसे मार्केट में से पैसे जो मिलते हैं जो अधिशेष को बेचता है, तो दोस्तों उसके माध्यम से वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे और अपने किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए डेवलपमेंट वो है। तो अलग अलग जो सेशन है लोगों का, तो उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग है आपके पास। और जैसे हमारे पास जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उसमें हम डेवलपमेंट की अलग अलग जो है धारणाएं विकसित हुई हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। अब एक डेवलपमेंट की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया था इसमें लिखा हुआ है कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वही दूसरे के लिए विकास ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वो विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति कार लेकर जा रहा है और वो उसकी कार का जो कार से ज्यादा वो कार मतलब ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं है या इंजन की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो उसकी कार से ऐसा धुआं निकलता है कि जो आसपास एक व्यक्ति ठेला लगाता है वो उसके लिए जो है हानिकारक है। तो उस व्यक्ति के लिए कार से चलना डेवलपमेंट है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति उसके लिए जो डेवलपमेंट है, लेकिन वही डेवलपमेंट जो बेचारा व्यक्ति ठेला लगाता है उसके लिए प्रदूषण के रूप में हानिकारक है। तो ऐसा होता है कि एक मतलब विकास एक व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है डेवलपमेंट, तो वहीं दूसरे के लिए वो हानिकारक भी हो सकता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो एक आय और अन्य लक्ष्य। एक तो ये होता है कि किसी व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ रही है तो हो सकता है कि उसे लगे कि मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनकम के साथ साथ कोई भी व्यक्ति समाज में सम्मान चाहता है और वो समाज में सब लोगों से मिलकर रहना चाहता है और ये चाहता है कि समाज में उसकी गरिमा बनी रहे। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? केवल आय नहीं होगी बल्कि सामाजिक सम्मान उसे मिले, समाज में उसकी गरिमा बनी रहे, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और उसका जो समाज है उसमें उसकी बात को माना जाए या उसकी बात को भी समझा जाए। तो उसके लिए डेवलपमेंट ये है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो वो क्या बोलता है कि भाई नहीं, अब समय बदल चुका है, अब समय कुछ और हो चुका है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जो है डेवलपमेंट है।
और कुछ लोगों के लिए केवल आय, अधिक आय और अधिक उपभोग महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए भौतिक वस्तु, परंतु जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु पर्याप्त नहीं है। उसके लिए दोस्तों आपका मित्र, आपके या मित्रों की इच्छा आपके पास, वो किस हिसाब से आपके मित्र, मतलब जो मित्र मंडली होती है वो किस हिसाब से है, वो आपको कितना महत्व देती है। अगर आपके पास आय है और उपभोग के लिए वस्तु भी है, तो क्या आप इसे डेवलपमेंट कहेंगे? कि वो एक पक्ष हो सकता है डेवलपमेंट का, लेकिन आपको सामाजिक जो वातावरण है, वो आपका जो मित्र, जो फ्रेंड्स ग्रुप है, आपकी जो सोसाइटी है, यहाँ पर सारी चीजों में आपको कितना इन्वॉल्वेशन मिलता है, तो ये भी आपके विकास के मायने हो सकते हैं। तो विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो हर व्यक्ति के लिए दोस्तों अलग अलग होता है और उसकी कई डायमेंशन होती हैं। ठीक है, तो हम डेवलपमेंट में ये समझे कि विकास का मतलब केवल आय बढ़ना नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट की कई और भी परिभाषाएं हो सकती है या कई और भी डायमेंशन हो सकती है। हर व्यक्ति के लिए वो चीज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है, मैंने आपको ये बताया कि अगर व्यक्ति के डेवलपमेंट की हमने बात करी तो उसकी अलग अलग डायमेंशन हो सकती हैं। उसमें आय बढ़ना भी एक उसकी डायमेंशन है, भौतिक वस्तुओं की वो प्राप्ति कर रहा है वो भी एक डायमेंशन है, और आपके पास वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से जो है एजुकेशन और स्वास्थ्य चीजें उपलब्ध करा रहा है वो भी एक डायमेंशन है, और वो उसका जो फ्रेंड सर्किल है या जो उसकी सोसाइटी है वहां उसे महत्व मिल रहा है, वो भी एक उसके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन अब हम बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट से हटकर राष्ट्रीय डेवलपमेंट की, यानी कि जो नेशनल का डेवलपमेंट होता है, जो देश का डेवलपमेंट होता है। तो नेशनल का आपके पास अगर हम बात करें नेशनल डेवलपमेंट की, तो राष्ट्र का जो विकास होता है दोस्तों उसके कई मान्य होते हैं। एक होता है डेवलपमेंट केवल, वो विकास, तो विकास में क्या देखा जाता है, आपके पास इकोनॉमिक, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो ये सारी चीजें जो है डेवलपमेंट के अंदर काउंट की जाती हैं। तो अगर राष्ट्र, किसी राष्ट्र की बात करते हैं, तो दोस्तों किसी राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो जीडीपी होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो, यानी कि अगर आप किसी कक्षा के टीचर हैं और अगर आपको अपनी क्लास में कैटेगराइजेशन करना है, तो आप क्या काम करोगे, बच्चों का अगर कैटेगराइजेशन करोगे, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। हो सकता है कि स्वयं इन प्रश्नों के बहुत उत्तर सोचे हो और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में भिन्न भिन्न लोगों की क्या अवधारणा है। यानी कि जो राष्ट्र के हम विकास की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र का विकास के 3-4 पिलर होते हैं। उसका आर्थिक विकास क्या है, उसका सामाजिक विकास क्या है, और उसका सांस्कृतिक विकास क्या है। और हर व्यक्ति का एक अपना जो है एनालिसिस होता है, अपना एक विचार होता है डेवलप राष्ट्र के विकास को लेकर। अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति जो है दिल्ली से मुंबई आता है और उसे अच्छी ट्रेन मिलती है, सुपर फास्ट ट्रेन में बैठ जाता है वो, और वो टाइम से पहुंच जाता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि वो बोलेगा आकर कि भाई देखो भारत इतना ऊपर मतलब आगे बढ़ चुका है कि मुंबई से दिल्ली की दूरी जो है कम हो गई, सुपर फास्ट ट्रेनें चली हैं, बुलेट ट्रेन जो है भारत में चल रही है। तो वो वन डायमेंशन सोच रहा है। तो वहीं अब ये भी देखना होगा क्या बुलेट ट्रेन में सब लोग बैठ पा रहे हैं, क्या सामाजिक विकास हुआ है, सभी लोगों की इतनी आय हो चुकी है कि वो भी उस सुविधा का लाभ ले रहा है। तो हमें इसे बोलते हैं दोस्तों कि आर्थिक समृद्धि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या उसका लाभ सब लोगों को मिल पा रहा है, तो डेवलपमेंट का दूसरा पक्ष है। फिर एक होता सांस्कृतिक डेवलपमेंट कि यहाँ की जो कल्चर है देश की,
वो कितनी डेवलप हुई है, लोगों में भाईचारे की भावना कितनी डेवलप हुई है, अपने अपने इतिहास को, अपनी अपनी बोली को, अपनी अपनी भाषा को संरक्षित रखने के लिए लोग कितने जो है जागरूक हुए हैं। तो ये सारी सांस्कृतिक विकास में आता है। अपनी जो भारत की जो हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में, उनके रखरखाव के लिए हम कितने सेंसिटिव हैं, हमारी सोच में कितना फर्क आया है। तो ये सारी चीजें ये भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो डेवलपमेंट चाहे वो राष्ट्र का हो, अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो दोस्तों उसकी भी अलग डायमेंशन है। किसी व्यक्ति के लिए जो विकास है वही दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। और अगर हम राष्ट्र के विकास की बात करें तो उसकी भी अपनी अपनी अलग धारणाएं हैं लोगों की। कोई आपके पास केवल जीडीपी बढ़ रही है, देश की अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है आपके पास, उसी को विकास मानना है। कोई चाहे सामाजिक स्तर देश का या सोशल फैब्रिक बिगड़ रहा है लेकिन उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसकी नजरों में इकोनॉमिक जो ग्रोथ बढ़ रही है उसी को विकास मानना है। लेकिन दोस्तों अगर सामाजिक फैब्रिक जो है, अगर कोई समाज शास्त्री है तो वो सामाजिक फैब्रिक अच्छा नहीं हो रहा है, देश में लोगों में मेल जोल नहीं है, लोगों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से विकास नहीं हो पा रहा। तो अलग अलग डेवलपमेंट को लेकर चाहे वो राष्ट्र का हो या व्यक्ति का, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं रहती हैं। फिर उसके बाद जैसे ये है, इससे कहानी दे रखी है कि कोई भी आपके पास तेल जहरीले अवशेष है और एक मतलब जहाज से आसपास के समुद्र में किसी देश ने डाल दिए, अफ्रीका का जो आइवरी कोस्ट है, ऐसा उस देश के साथ हुआ। और इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से जो भी धुआं निकला दोस्तों, उससे वहां के लोगों के शरीर में प्रॉब्लम होने लगी और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। तो ये क्या हुआ, जिस देश ने जहाज से अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में ऐसा हुआ, तो जब जहाज से हमने ये जो जहरीला तरल जो अवशेष है वो डाला, तो वो कहीं इंडस्ट्री से निकल कर आया होगा या कहीं से भी आया हो, तो वो देश के लिए उस डेवलपमेंट का काम किया, उसने इंडस्ट्री को डेवलप किया। तो वहीं उस तेल से लोगों का नुकसान हुआ, सामाजिक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो किसी के लिए डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए डेवलप हुआ, इंडस्ट्री में डेवलप हुआ तो वो तेल वहां से जो बचा वो समुद्र में फेंका गया। तो वहीं उस देश का जो सोशल जो समाज है उस पर उसने नकारात्मक असर डाला। तो हमने ये बात देखी कि कोई डेवलपमेंट किसी के लिए लाभकारी हो सकता है, तो वही डेवलपमेंट दोस्तों दूसरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब इसमें ये मैडम कह रही हैं कि विकास की जो अवधारणा है और भिन्नता परस्पर उनमें विरोध हो सकता है, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है तो दूसरे के लिए उस समय वो बुरा भी हो सकता है, भिन्नता भी हो सकती है, ठीक है। और व्यक्तियों के आप जाएं और डेवलपमेंट पर लोगों के तर्क जानने का प्रयास करें, डिबेट को सुनें, तो आपको पता चल पाएगा लोगों के डेवलपमेंट का क्या नजरिया है, ठीक है। तो विकास एक बड़ी अवधारणा है, उसकी कई सारी डायमेंशन है, चाहे वो देश का विकास हो या किसी व्यक्ति का विकास हो, तो आपको जो है ये चीज सीखनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि डेवलपमेंट क्या है, तो आप बोलोगे कि डेवलपमेंट एक ऐसी अवधारणा है जिसकी कई सारी जो है मतलब शाखाएं हो सकती हैं और वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जितने व्यक्ति उनके उतने ही भिन्न लक्ष्य होते हैं और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट की अवधारणा सेट करता है अपने माइंड में। तो वहीं एक राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसका कई क्षेत्रों में डेवलपमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक क्षेत्र हो या आपका सोशल मतलब सामाजिक क्षेत्र हो या जो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, ठीक है नहीं। तो विकास की अवधारणाएं काफी ब्रॉड हैं, बस ये है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ठीक है। अब आता है कि भिन्न देशों में जो है तुलना हम कैसे करें। तो अगर हमें किसी भी देश की दोस्तों तुलना करनी है आपस में, या दो व्यक्तियों की भी तुलना करनी है कि कौन से व्यक्ति का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है या किस देश का ज्यादा हुआ है, तो हम क्या काम करेंगे, पहले
उसकी आय, 2 4 3 4 चीजें रहती हैं, उसकी आय, यानी उस देश की आय क्या है, वो आय आप प्रति व्यक्ति आय में काउंट कर सकते हो। प्रति व्यक्ति आय, अगर आपको दो देशों की तुलना करनी है कि कौन सा देश जो है ज्यादा डेवलप है, तो आप वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हर व्यक्ति की जो है आय काउंट करोगे, और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो आप उसे ज्यादा डेवलप करोगे। फिर दूसरा क्या, ये काउंट करेंगे शिक्षा, शिक्षा में खर्च, यानी कि उस देश ने शिक्षा में कितना खर्च किया है, ठीक है, वो उस चीज को हम काउंट करेंगे। तीसरा हम काउंट करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने कितना खर्च किया है। और चौथा हम काउंट करेंगे दोस्तों सामाजिक सामाजिक दशाएं, सामाजिक दशाएं ये आएगा। और दशाएं में भी दोस्तों यानी कि जीवन स्तर, यानी कि जो लोग हैं उनके पीने के लिए वाटर की क्वालिटी कैसी है, उनके वहां स्वच्छता है कि नहीं है। तो किसी भी कंट्री को अगर आपको डेवलप मतलब कंपेयर करना है तो आप इन सब चीजों पर कंपेयर कर सकते हैं कि वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब आपके पास होता है कि मतलब हर व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है, यानी कि अगर निकालनी होती है तो उस देश की टोटल आय अपॉन उस देश की टोटल जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है, ठीक है। दूसरा शिक्षा पे और आपके पास स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया उस व्यक्ति ने, और स्वास्थ्य और जो जीवन स्तर है यानी स्वच्छ जल है, स्वच्छता है, इन सारी चीजों को लेकर उस देश की क्या दशाएं हैं, सोशल फैब्रिक कैसा है उस देश का, इन सारी चीजों को लेकर हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें यही बातें बताई गई हैं। अगर आपसे कहा जाए कि दो देशों में तुलना कैसे करोगे तो आप इन सारी चीजों को लेकर दो देशों में तुलना कर सकते हो। तो देखो ये आया आपके पास कि सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताओं को लेकर यह तुलना करते हैं। अगर हमें व्यक्तियों में तुलना करनी है तो उनके एक दो क्वालिटी को लेकर उसमें तुलना करते हैं। जैसे सपोज करो आप एक क्लास में टीचर हो और आपको क्लास में जो है बच्चों की तुलना करनी है लंबाई को लेकर, तो आप क्या काम करोगे, इतने हाइट के बच्चे इधर हैं, इतने हाइट के इधर हैं, इस टाइप से उन्हें कैटेगराइजेशन करोगे। तो इसी टाइप से अगर दो व्यक्ति के डेवलपमेंट की तुलना करनी है तो आप एक दो क्वालिटी ले लोगे, उनकी आय में कंपेयर कर लोगे, उनकी जो जीवन स्तर है उसमें कंपेयर करोगे, उनके वो किस एरिया में रहते हैं, वहां पर जल की व्यवस्था कैसी है, स्वच्छता कैसी है, तो इन सब चीजों से भी आपको उनके डेवलपमेंट की मतलब पता चल जाएगा, एक अनुमान हो जाएगा। अब इसने ये बताया कि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय यानी कि आपके पास जो औसत आय है उसी को प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। ये प्रति व्यक्ति आय अगर किसी देश की तुलना की जाती है तो प्रति व्यक्ति आय से की जाती है। और फिर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ये आपका कुल यानी उस देश की कुल आय अपॉन कुल जनसंख्या, उस देश की कुल आय और अपॉन में कुल जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय होती है, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको बातें बताई। अगर दो देशों में कंपेयर करनी तो किन किन चीजों को हम देखेंगे, आय को, शिक्षा को, मतलब जीवन स्तर को, प्रति व्यक्ति आय को, ये सारी चीजें। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, उस देश की कुल आय अपॉन में कुल जनसंख्या। देखो यहाँ दी हुई है देशों की तुलना, ये टेबल दी हुई है दोस्तों। इसमें बताया है 2012 में जो है मासिक आय शुरू में कै देश की इतनी थी और कै की इतनी, और फिर इसकी बढ़ी, इसकी वैसी रही। इसी टाइप से ये कंपेयर का एक तरीका है प्रति व्यक्ति आय या मासिक आय, ठीक है नहीं। और दूसरा तरीका ये है
कि अमीर और गरीब व्यक्तियों के जो जीवन स्तर है उसकी, कि ये व्यक्ति ऐसा है कि 4 कुर्सियों पर अकेला लेटा है, हम ऐसे भी चित्र से देख सकते हैं। और ये व्यक्ति ऐसा है, ये देश ऐसा है कि यहाँ 2 कुर्सियों पे 4 लोग लेटे हैं, इनके पास संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना होता है। एक मिनट। और एक एक दोस्तों, एक व्यक्ति ये है आपके पास कि ये 4 कुर्सियों पे जो है 5-6 लोग लेटे हैं, तो यानी कि हम जो है वहां संसाधन कितने हैं, इससे भी हम देशों की तुलना कर सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने मतलब जो मोहल्ले परिवार है वहां पर तुलना करके देखिए, तो आप जो है उन लोगों की प्रति व्यक्ति आय, मासिक आय जिसे कहा जाते हैं, और जो उनके पास संसाधन है, तो इन सारी चीजों से आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट पर्सन टू पर्सन किस हिसाब से कंपेयर की जाती है, और अगर 2 देश हैं तो उनकी इन बातों को लेकर जो है हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आता है कि आय और मापदंड, यानी देशों की जो आय है या व्यक्तियों की जो आय है उसका मापदंड कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे इसने दे रखा है दोस्तों, और ये भी हमें देखना है कि अगर मान लो हो सकता है कि 2 लोगों में अगर कंपेयर करें राम की और श्याम की, हो सकता है कि राम को 20,000 रुपये महीने मिलते हैं और वही श्याम को जो है 15,000 रुपये महीना हो पाते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि राम के घर में क्या वो राम अपने बच्चों पे एजुकेशन पर अच्छा खर्च कर रहा है, कि राम को 20,000 रुपये मिलते हैं लेकिन उनके बच्चे जो है वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जबकि श्याम को 15,000 रुपये मिलते हैं, उनसे कम मिलते हैं, उनकी आय कम है लेकिन उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि राम को 20,000 रुपये मिलते हैं लेकिन उनकी सोसाइटी में सम्मान नहीं है, तो वहीं श्याम को 15,000 रुपये मिलते हैं लेकिन सोसाइटी में उसका काफी सम्मान है, लोग उनसे जो है राय लेते हैं चीजों को लेकर। तो ये भी एक जो है, अगर आय को देखा जाए तो राम ज्यादा मतलब पैसे में ज्यादा है उस श्याम से, लेकिन दोस्तों श्याम पैसे में भले ही कम हो लेकिन श्याम अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। श्याम का जो सोशल फैब्रिक है बड़ा अच्छा बना हुआ है, श्याम की जो सोशल एक रेस्पेक्ट होता है वो काफी अच्छा है। तो श्याम भले ही आय में उससे कम है लेकिन अन्य डेवलपमेंट की जो अन्य बातें हैं उसमें श्याम राम से आगे दिखाई देता है। तो अगर हम केवल आय को लेके किसी व्यक्ति की आय ज्यादा हो या किसी देश की आय ज्यादा हो, ठीक है, या जीडीपी ज्यादा हो, तो केवल उस देश को डेवलप कहना या केवल उस देश को ये कहना कि उसमें विकास हो रहा है, तो ये एक डायमेंशन हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया विकास जो डेवलपमेंट होता है उसकी कई सारी डायमेंशन होती है। अब जैसे यहाँ एग्जाम के लिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जैसे महाराष्ट्र है दोस्तों, अब महाराष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय है वो इतनी है, केरल की इतनी है और बिहार की इतनी है, तो महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय, उससे कम केरल की है, फिर बिहार की है। अब हमने ये देखा कि महाराष्ट्र में एक व्यक्ति इतने रुपए कमाता है, बिहार में जबकि कम कमाता है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय को मापने में हम प्रयोग लाएं, डेवलपमेंट को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नापें, तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा डेवलप दिखाई देता है। और इस एग्जाम्पल से आपके समझ में भी आ जाएगा कि डेवलपमेंट को कैसे मापा जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर हम इन चीजों से अलग कुछ अन्य आंकड़े हैं उन पर नजर डालें दोस्तों, कि महाराष्ट्र में जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1 वर्ष से जो छोटे बच्चे होते हैं 1000 में कितने बच्चों की मृत्यु हुई, 1000 पे ली जाती है। इस शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, यानी कि 1 वर्ष में जो भी 1000 बच्चे मतलब पैदा हुए हैं, जीवित हैं, उनमें से कितने बच्चे मर गए उसे बोला जाता है शिशु मृत्यु दर, उसका अनुपात। ठीक है नहीं। और दूसरा, साक्षरता दर, देखो यहाँ 25 है इसमें शिशु मृत्यु दर, यहाँ साक्षरता दर 83% है। और प्रति व्यक्ति जो है
उच्चतर आयु 14 से 15 वर्ष के लिए 64 है। लेकिन हम दो की बात कर रहे हैं। केरल में जबकि शिशु मृत्यु दर कम है और यहाँ साक्षरता दर काफी ज्यादा है, और बिहार में कम और इधर 64। तो अगर केवल हम आय की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों महाराष्ट्र काफी डेवलप मतलब स्टेट है। लेकिन वही अगर हम हेल्थ में बात करें तो केरल में महाराष्ट्र से काफी कम बच्चे की डेथ होती है, तो वहीं साक्षरता भी काफी ज्यादा है। तो अगर डेवलपमेंट के अन्य तरीकों को मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल फैब्रिक, इन सारी चीजों को देखें तो दोस्तों केरल जो है महाराष्ट्र से ज्यादा डेवलप दिखाई देता है, अगर अन्य जो है डायमेंशन को भी ले डेवलपमेंट की। और अगर केवल प्रति व्यक्ति आय को ले तो महाराष्ट्र केवल आपको डेवलप दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अगर विकास को देखना है किसी भी व्यक्ति के या किसी भी राष्ट्र के, तो हमें जो है दोस्तों उसकी विकास की जो अलग अलग डायमेंशन है उन्हें देखना होगा। ठीक है, इसमें ये दे रखा है सारी चीजें जो मैंने आपको बताया। अब आता है सार्वजनिक सुविधाएं। अब आपको ये भी देखना होगा दोस्तों कि जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं अब कितने लोगों को मिल पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जेब में पैसे हैं, ऐसा आवश्यक नहीं कि आपके पास पैसे भरपूर हैं तो आप सारी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं और जिसको आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों अभी आपने कोरोना काल में ये देखा होगा कि जब ऑक्सीजन की कमी थी तो लोग जो है सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें पैसे थे उनके पास लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन वही वो स्टेट जिन्होंने हेल्थ में अच्छा खर्च किया था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खर्च किया था, अच्छे पहले से जो है गैस, जैसे आंध्र प्रदेश है या और दूसरे स्टेट, यहाँ गैस का अच्छा मतलब ऑक्सीजन का अच्छा प्रोडक्शन होता था। तो दोस्तों इन देशों में इन मतलब स्टेट में ऑक्सीजन की कमी नहीं पाई गई, बहुत कम, और जबकि दूसरे स्टेट को यहाँ से सप्लाई हुई ऑक्सीजन। तो ये क्या शो करता है कि पंजाब, दिल्ली या इस टाइप के बड़े जो स्टेट थे, जो संपन्न स्टेट थे, हरियाणा, पंजाब, इन लोगों के पास पैसा था लेकिन पैसा होने के बावजूद भी सुविधाएं इन्हें नहीं मिल पा रही थी या वस्तु, वो सुविधाएं या वस्तु दोस्तों उन्हें मिल पाई जिन्होंने आपने मतलब जिन स्टेट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, मतलब उनके पास ऑक्सीजन के प्लांट थे, प्रोड्यूसर प्लांट। तो इसलिए जो है सार्वजनिक सुविधाओं का इतना महत्व होता है कि किस स्टेट ने सार्वजनिक सुविधाओं में ज्यादा इन्वेस्ट किया है और वो उन लोगों का, उस स्टेट के लोगों के काम आता है। और जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं दोस्तों, वो पर्सन टू पर्सन सुविधाएं उपलब्ध कराने के मुकाबले सभी लोगों को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना आसान होता है। जैसे खर्चा भी उसमें कम आता है। जैसे आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक शौचालय होते हैं। अगर रेलवे जितने यात्री हैं हर व्यक्ति के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था कराए ट्रेन में, तो वो ज्यादा कॉस्टली होगा बजाय एक सार्वजनिक शौचालय के। जैसे स्टेशनों पर होता है, अब स्टेशन पे इतने सारे लोग होते हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था तो नहीं की जा सकती, लेकिन सार्वजनिक चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं तो सभी के लिए हैं और उसमें आसानी भी होती है। ठीक है नहीं, तो ये सारी चीजें आपके पास होता है। तो मैंने आपको बताया सार्वजनिक सुविधाओं को कितना महत्व रहता है और इसमें यही सारी चीजें बताई हैं कि सार्वजनिक चीजों को उपलब्ध कराना वो बेहतर होता है बजाय पर्सन टू पर्सन चीजें उपलब्ध कराने के। ठीक है, तो ये विकास की सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उन्हें हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं ज्यादा लोगों के लिए बजाय जो है पर्सन टू पर्सन। ये सारी बातें यही इसमें दे रखी है कि सार्वजनिक सुरक्षा है वो अधिक सस्ता होता है बजाय हर घर के लिए अलग गार्ड रखने की। तो सार्वजनिक अगर सुविधाओं की बात की जाए तो ऐसी सुविधाएं जिनका जो है सभी लोग यूज कर सकते हैं और उन्हें उपलब्ध कराना भी आसान होता है। और जो देश या स्टेट सार्वजनिक सुविधाओं में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उस देश या स्टेट के लोग जो है उन तक उनकी पहुंच जो है आसान हो जाती है।
तो यही सारी बातें इसमें बताई हुई हैं। ये टेबल भी यही है ना, आप पढ़ लेना। जैसे मानव विकास रिपोर्ट है, तो ये यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और इसमें जो है दोस्तों 3 चीजों को, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन 3 चीजों को इसमें मापा जाता है। किसमें? शिक्षा और स्वास्थ्य और आपका दोस्तों जीवन स्तर, इन 3 चीजों को इसमें मापा जाता है। और जीवन स्तर में आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाती है? जीवन स्तर में, जीवन स्तर में आपकी आ जाती है, ये जीवन स्तर है कि कोई आपके पास गैस की व्यवस्था है आपके घर में नहीं, स्वच्छ जल है पीने का नहीं, स्वच्छता है वहां नहीं, ये सारी चीजें जीवन स्तर में आ जाती हैं। तो ये यूएनडीपी इस रिपोर्ट को डालती है और ये देश का जो आकलन करती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर आकलन करती है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय को भी ये शामिल करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और प्रति व्यक्ति आय को भी शामिल करती है, प्रति व्यक्ति आय को भी, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तीनों चीजों को शामिल करती है और इसी में जीवन स्तर भी शामिल हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों एक आता है विकास की धारणता, यानी आपका जो डेवलपमेंट है वो धारणीय है कि नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा कोटेशन है कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। दोस्तों अगर विकास आप देश कर रहा है तो वो विकास धारणीय होना चाहिए, यानी जिसे भूमि मतलब धारण कर सके, यानी कि भूमि पे दबाव उतना ही डाला जाए जितना वो सह सके। अगर आपने दोस्तों ज्यादा कोयले का उत्पादन किया तो क्या हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए मिल पाएगा? हमने ज्यादा जल का यूज किया, क्या आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीजें हो पाएंगी? तो ये सारी चीजें हमें, यानी कि हमें डेवलपमेंट इस टाइप से करना है कि हमें अपने लिए भी यूज करना है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बचाकर रखना है। तो इसलिए विकास की धारणता का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों उसे कहा जाता है कि चीजें हमें अपने लिए उसके लिए जितना आवश्यक हो उतना आप लो और बाकी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों ये संसाधन जो है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ये हमने हमारी जो पीढ़ी है उससे उधार लिए, ना कि ये हमें जो है केवल अपने यूज के लिए लिए, बल्कि हमने आने वाली पीढ़ी से उधार लिए। तो जितनी हमें आवश्यकता है उतने हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला है, जल है, इन सारे चीजों का हम उतना ही यूज करें जितना हमारे लिए जरूरी है। यानी धारणीय विकास का मतलब होता है कि विकास इस प्रकार होना चाहिए कि उससे जो नेचर का जो वास्तविकता है, रियलिटी, वो बनी रहे। ठीक है, अगर तुम जल का ज्यादा यूज करोगे, भूमिगत जल का, तो फिर उसकी कमी हो जाएगी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो जिस क्षेत्र में ज्यादा यूज होगा तो उस क्षेत्र में जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है ये सारी चीजें यही बता रखी हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे करना है। तो इन्हें आप पढ़ लोगे, आपके समझ में आ जाएगा कि हमें उतना ही यूज करना है ऑयल का या तेल का जितना हमारी जरूरत के हिसाब से हो, और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हमें बचाकर रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन, डेवलपमेंट को मैंने आपको अच्छे से समझाया कि पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, और किसी भी देश के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, और देश में अगर हमें कंपेयर करनी है तो किस हिसाब से हमें कंपेयर करनी है, किन किन पॉइंटों को लेकर। और यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कंपेयर करता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि हमें धारणता, विकास की सस्टेनेबिलिटी पर हमें फोकस करना है। क्योंकि दोस्तों कि आप जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, वो हमने अपनी जो पीढ़ी है, आने वाली यंग जनरेशन, उससे उधार लिए हैं।
ठीक है, ना कि ये हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं। तो ये हमारी संपदा नहीं है, ये उन लोगों की संपदा है। तो हमें अपने लिए उतना यूज करना है कि उन लोगों के लिए भी बच जाए। अगर नेशनल रिसोर्सेज की बात करूं तो जैसे कोयले की खदान है, वाटर है, समुद्री रिसोर्स है आपके पास, ठीक है नहीं, और जल के रिसोर्स है, तो हमें उतना ही यूज करना है जितना लिए हमारे लिए यूजफुल है। क्योंकि नेचर की जो रियलिटी है हमें उसे बचा कर रखना है, नेचर की जो वास्तविकता है उसे समझना है। वरना क्या होगा, अगर आपका डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा तो उससे कई सारी समस्याएं न केवल हमारे सामने बल्कि दोस्तों आने वाले हमारी पीढ़ी है उनके सामने भी क्रिएट हो जाएंगी। तो ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ डेवलपमेंट का। कल आपका टॉपिक दूसरा शुरू होगा दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको टॉपिक वाइज ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हम इसे बड़े अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आपका फीडबैक है वो आप बताएं कमेंट करके। और मैं आपसे फिर दोबारा कहता हूं दोस्तों, एनसीईआरटी को पढ़ना आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये पैट में भी दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन जीएस का फाउंडेशन होगा या जीएस के क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे। और पीसीएस में या आईएएस में या किसी भी एग्जाम में आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो वो आपका बेसिक बनेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहे एनसीईआरटी को। और मतलब जल्दी आपको चैनल पे जो ओनली एग्जाम फोकस का मंच है कई सारे नए इनिशिएटिव मिलेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, लगातार बने रहे हमारे साथ। और अगर आपको टॉपिक समझ में आया है, आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छे से मेहनत करें जिससे आपका उज्जवल भविष्य तैयार हो सके। ठीक है, तो ठीक है, आज यहाँ तक ही। कल मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इतने आप जो है अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। ओके, जय हिंद।